गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में हर्शे चेज का लास्ट जाते जाते हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, बैक्टीरियोफेज वाला, जो उसमें 3 स्टेज आए थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज, है ना, जो मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ था। तो तीनों में लास्ट में हमने ये देख लिया था कि हाँ भाई, उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना, क्योंकि उसका जो सेडिमेंटेड पार्ट था वहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉर्म दिखा था, है ना। तो अब आइए, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे आगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, दोनों को ऐसे कंपेयर करके हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल का। क्राइटेरिया, कुछ शर्तें हैं। वो शर्त में पहला शर्त क्या है कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेट करने की इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की, है ना, अपने जैसा कॉपी जनरेट करने की। नेक्स्ट, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, मतलब ये ऐसा ना हो कि रिएक्शन करने में सबसे आगे हो, फौरन से फौरन रिएक्शन कर जाए, और दूसरा ऐसा भी ना हो कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या हो, अनस्टेबल हो। तो इसीलिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज, यानी म्यूटेशन, कुछ ना कुछ चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। और जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन, ये अगर इवोल्यूशन हुआ किसी स्पेसीज का, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा तभी जाके इवोल्यूशन होगा। तो म्यूटेशन इट रिक्वायर्स फॉर द इवोल्यूशन। समझ में आई बात। नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे आप याद करें, मेंडल साहब का जब हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में, तो उसमें जो ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहा था तो वो अपने आप को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, हर एक कैरेक्टर को। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। क्लियर। तो ये 4 चीजें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक तो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी, दूसरा केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्ट्रांगनेस एंड स्टेबल, और तीसरा कि भाई स्लो चेंज एंड म्यूटेशन, जो कि रिक्वायरमेंट है इवोल्यूशन के लिए। और उसके बाद फोर्थ क्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए इसके अंदर। समझ में आए बात, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये तो क्राइटेरिया है जेनेटिक मटेरियल के लिए। कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है, यानी या तो डीएनए या आरएनए, है ना, तो उसके लिए ये होना चाहिए। तो पता ये चला कि इतनी चीजें प्रोटीन में नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। समझ में आई बात। नेक्स्ट इधर आते हैं हम, अगला पॉइंट, प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया। प्रोटीन ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है ना, तो इसीलिए सो इट्स नॉट द जेनेटिक मटेरियल। पॉइंट आउट कीजिए इस चीज को, है ना। प्रोटीन के पास ये सारी क्राइटेरिया नहीं है जो कि डीएनए और आरएनए के पास है ना, इसीलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट, आरएनए एंड डीएनए आर फुलफिल्ड द क्राइटेरिया, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर हम आरएनए और डीएनए को ऐसा कंपेयर करके हम पढ़ें तो यहां से बहुत मजा आने वाला है। आइए हम थोड़ा कंपेयर करके पढ़ते हैं, है ना। कंपेयर करके पढ़ने का मतलब ये, देखिए एनसीईआरटी में ना एक अलग ही तरह से एक लाइन में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक अजीब फॉर्म में लाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छा लगे। हमने इधर देखा आरएनए अनस्टेबल है और डीएनए मोर स्टेबल है। वाई? आरएनए अनस्टेबल मैंने बोला और डीएनए को मोर स्टेबल बोला। वाई? तो आपको मैं पिछला लेक्चर में बता चुका हूं कि आरएनए लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर डीएनए, ड्यू टू इसके पास राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, जिसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। समझ में आए बात। इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर डीएनए। और डीएनए में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होता है, मतलब सेकेंड कार्बन पे OH एब्सेंट होता है। क्लियर। फिर मैंने आरएनए की बात की थी, जब मैं आरएनए का आपको पढ़ा रहा था, है ना, आरएनए का जब मैं नाइट्रोजन बेस पेयर पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने बोला था कि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का थायमिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव है और यूरासिल एज कंपेयर थायमिन हाई रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये कैटालिस्ट जैसा बिहेव करता है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आरएनए भी कैसा हो गया, कैटालिटिक नेचर का हो गया। समझ में आई बात। आइए वही चीजें, 2 पॉइंट तो हमने देख लिया। नेक्स्ट, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड, यानी राइबोज शुगर।
राइबोज शुगर की बात करें, ये कैसा होता है, रिएक्टिव होता है एंड मेक्स आरएनए लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज कैटलिस्ट, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, आरएनए इज फास्टर म्यूटेट एंड देन आरएनए। हम क्या बोल रहे हैं कि आरएनए जो होगा वो डीएनए से जल्दी म्यूटेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये सॉरी हाई रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। जब लेस स्टेबल है, हाई रिएक्टिव है, सेकेंड कार्बन पर OH प्रेजेंट है, तो ये फौरन से पहले रिएक्शन करने की कैपेसिटी रखता है किसी भी चीज से, और जैसे रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ चेंज मिल जाएगा, तो आपको म्यूटेशन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए जो लेस स्टेबल होता है उसकी कमी, जैसे मान लो दो बंदा बैठा हुआ, एक बंदा को यूं बोल सकते हैं कि फालतू है, बावला है, और एक बंदा काफी हाई वेटेड पर्सन है, तो जाहिर सी बात है जो बंदा थोड़ा सा लोफर टाइप का है वो जाहिर सी बात है कुछ देर में यहाँ नजर आए, कुछ देर में वहां नजर आए, कुछ देर में वहां नजर आए, कुछ देर में उस ऑफिस में, कुछ देर में उस ऑफिस में चेंज कर रहा अपने आप को बार बार। लेकिन जो बंदा स्टेबल है, जो बंदा हाई वेटेड पर्सन है, जिसकी आवाज में भी कुछ ना कुछ कशिश है, जो बात करता है तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स की बात करता है, तो वो बंदा क्या होगा कि वो बहुत कम अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह रिप्रेजेंट करेगा, एक ही जगह स्टेबल रहेगा वो। समझ में आए बात? तो वही चीजें एज एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, आरएनए इज फास्टर म्यूटेट देन डीएनए, क्योंकि डीएनए स्टेबल है और आरएनए एज कंपेयर डीएनए अनस्टेबल है। समझ में आई बात? तो अब अगर मैं बात करूं कैसे भाई, जैसे वायरस की बात करें, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, है ना, और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 5174 वायरस की बात करें, तो वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, उसके पास क्या होता है, आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है, और ये वायरस के पास क्या, शॉर्ट लाइफ स्पैन से, यानी म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, जल्दी से क्या होते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट अगर मैं बोलूं डीएनए इज मोर स्टेबल, व्हाई? इधर आइए, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब ये हुआ कि सर जी ये जो था यहाँ पर OH क्या था, वो नहीं था, यहाँ पर क्या था, सेकेंड कार्बन, यहाँ पर क्या था, H था। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ पर ड्यू टू एब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन हमने नाम दिया था डीऑक्सी। तो डीऑक्सीराइबोज, और डीएनए का फुल फॉर्म भी क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन है, डीएनए है। जैसा कि जो हम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की बात करें, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में वहां पर हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखा था, जब हमने बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया था, फिर भी वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, कैपेबल कर रहा था, किसके लिए बोलिए जरा, किसके लिए, निमोनिया कॉज करने के लिए। तो पता ये चला था कि कुछ वहां पर कुछ जो प्रॉपर्टीज थी जेनेटिक मटेरियल की वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, है ना। तो वही चीज है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी हीट किल्ड करने के बाद भी डू नॉट डिस्ट्रॉय सम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। समझ में आए बात? नेक्स्ट आते हैं कि टू स्ट्रैंड्स यानी बीइंग कंप्लीमेंट्री, डीएनए के पास दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, और कंप्लीमेंट्री हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों, इसलिए कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर टी है, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पर ए है, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो टू स्ट्रैंड्स बीइंग कंप्लीमेंट्री, अगर आप इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे बाय हीटिंग, हीट के थ्रू, तो कम टुगेदर, दोनों एक साथ ही क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ टी यानी थायमीन इन द प्लेस ऑफ यूरासिल, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ। नेक्स्ट, केमिकली लेस रिएक्टिव, जो स्टेबल होगा जाहिर सी बात है वो तो कम ही रिएक्टिव होगा ना, लेस रिएक्टिव यानी स्टेबल होगा, कैसा होगा, स्टेबल होगा, यानी कि एज कंपेयर आरएनए। एसी का फुल फॉर्म यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग ने एज कंपेयर मैंने लिखा है, एज कंपेयर टू आरएनए, आरएनए के कंपेयर में क्या होगा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ यूरासिल एंड OH ग्रुप। समझ में आई बात, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया, क्योंकि स्टेबल ये ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है कि आरएनए, वो चीज हम लोग देखते हैं।
बेटर जेनेटिक मटेरियल में आइए कि हम देखें सबसे पहली बात कि भाई थायमिन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल था और OH ग्रुप एब्सेंट होने की वजह से वही चीज है कि डीएनए हैव मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू थायमिन, है ना। यूरासिल अगर होता तो क्या होता, लेस स्टेबल। बोथ डीएनए और आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इसीलिए दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, आरएनए अनस्टेबल एंड म्यूटेट फास्ट। अभी मैंने बताया अनस्टेबल है तो भाई जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट, आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए से अगर प्रोटीन बनाना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में ले जाना पड़ेगा। हम आरएनए में डीएनए से जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन, वो जाएगा पहले किसमें, एमआरएनए में, है ना, ड्यू टू बाय द ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, तब जाकर के क्या बनेगा, प्रोटीन। लेकिन अगर आरएनए से प्रोटीन बनाना हो डायरेक्ट, देखिए तो वही चीज है, यानी प्रोटीन यानी इजीली एक्सप्रेस। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। बोथ डीएनए एंड आरएनए can functions as genetic material but DNA being more stable, बोलिए DNA being more stable is preferred for storage of genetic information, is preferred for storage of genetic information, यानी for the transmission of genetic information RNA is better। याद रखिएगा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होने के लिए बेटर कौन है, तो आरएनए। क्लियर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इसके लिए बेटर कौन है, तो डीएनए। समझ में आई बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरएनए वॉल्ट पे। बच्चों आरएनए वॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में हम जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना, आरएनए वॉल्ट के बारे में। जब वहां पर हम इवोल्यूशन के बारे में, हम केमिकल्स वहां पर जब हम पढ़ेंगे आरएनए की, तो उस चीज को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें जो आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर बोली जा रही है तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे। वो ये कि आरएनए जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अर्थ पर जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, आरएनए। समझ में आए बात। नेक्स्ट वही चीज है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए, यानी आरएनए के थ्रू बहुत सारे लाइफ प्रोसेस भी होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म की बात करें, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करें, स्प्लाइसिंग की बात करें, ईटीसी। स्प्लाइसिंग क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लूं कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, आरएनए है, आरएनए स्ट्रैंड हमने ड्रॉ किया, है ना। तो इस फॉर्म में इसके पास जो दो पार्ट हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन, और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रॉन। समझ में आई बात। एक्सॉन और इंट्रॉन की केस में ऐसे स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलिए जरा, इमैच्योर आरएनए, एमआरएनए बोलिए, इमैच्योर एमआरएनए। लेकिन जब मैं मैच्योर आरएनए की बात करूं तो उसमें जैसे मान लीजिए एक स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बोलिए जरा, इंट्रॉन को क्या करता है, कट किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इंट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, इंट्रॉन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे अब इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। इस केस में हमने क्या किया कि इंट्रॉन को क्या किया, कट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये क्या हो गया, बोलिए जरा, मैच्योर एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए। समझ में आई बात। तो यानी कि आप सिर्फ स्प्लैशिंग को इतना याद रखेंगे, वो ये कि रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन, समझ में आई बात। तो इंट्रॉन को जो निकालते हैं हम इमैच्योर आरएनए में से, है ना, मैच्योर आरएनए बनाने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्प्लैशिंग, ईटीसी। समझ में। खैर इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। RNA used to act as a genetic material, है ना, as well as catalyst। हम लोग जानते हैं जेनेटिक मटेरियल है as well as catalyst। अच्छा एक चीज मैं बताऊं,
नॉर्मली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती हैं वो एंजाइम्स करवाते हैं, और एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि कैटालाइज्ड होता है बाय आरएनए। तो समझ में आए बात? इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट। तो आरएनए यूज्ड एज एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट। नेक्स्ट आइए कि डीएनए आर इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। तो पता ये चला कि पहले क्या भाई? आरएनए प्रेजेंट था, इस आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। कुछ क्या हुआ? केमिकल मॉडिफिकेशन। कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन होने की वजह से क्या बना भाई? डीएनए। समझ में आई बात? तो इतनी चीजें क्लियर है। तो वही चीजें कि डीएनए आर इवॉल्व फ्रॉम आरएनए बाय केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। अब एक चीज और कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। हैविंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए में एक, अभी मैंने कंप्लीमेंट्री बताया आपको, नेक्स्ट स्ट्रैंड एंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अच्छा, जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या मान लीजिए एडेनिन है, यहाँ पे थायमीन है इसके अपोजिट में, और यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन है ना। इस केस में होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ एडेनिन था तो उसके अपोजिट में क्या आना था? थायमीन। तो क्या आ गया? एडेनिन आ गया। तो क्या हो गया भाई? यहाँ पर चेंज हो गया, म्यूटेट कर गया। तो ऐसी गलती को, मिस्टेक को डीएनए खुद ब खुद रिपेयर कर लेता है। क्या कर लेता है? खुद ब खुद रिपेयर कर लेता है बाय प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस चेंज आ जाती हैं तो उसको खुद ब खुद क्या कर लेता है? वो रिपेयर कर लेता है। समझ में आई बात? तो इतनी चीजें क्लियर है। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो हमारे वाटसन और क्रिक साहब ने दिया था ना, जो डबल हेलिक्स से उन्होंने बताया था, तो वो सारी चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, वो सारी चीज़ें डीएनए रेप्लिकेशन बताया था। उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिसेल्सन और स्टेल साइंटिस्ट वगैरह आए थे। तो आइए हम लोग वो सारी चीज़ें अब देखते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। तो चलिए, क्या क्या याद रखना है बच्चों आपको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखना है कि डीएनए और आरएनए स्टेबल अनस्टेबल में डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट, बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है, ये चीज आपको याद रखने हैं। डीएनए है कि आरएनए है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बेस्ट कौन है? डीएनए, और जिसमें होता भी है। और फिर इंफॉर्मेशन बेस्ट, अगर बेटर इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर आपसे बोला जाए तो वो कौन है? आरएनए। समझ में आई बात? इतनी चीजें आरएनए वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस आरएनए के थ्रू होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, है ना। इस तरह मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी रिएक्शन, ऑल द टोटल केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड योर बॉडी, है ना, इनसाइड लिविंग बॉडी बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए। समझ में आई बात? और फिर स्प्लैशिंग, अभी मैंने बताया कि जो इमेच्योर एमआरएनए से जो आरएनए बनाते हैं, यानी कि बाय द रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लैशिंग। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है जेनेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हर रिएक्शन जितनी बॉडी में होती है सब एंजाइम्स करवाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन जो सिर्फ कैटालाइज्ड होता है बाय आरएनए। समझ में आई बात? फिर डीएनए की हमने बात की, है ना, कि भाई आरएनए जो डीएनए है वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है बाद सम केमिकल मॉडिफिकेशन। उसके बाद मैंने डीएनए रिपेयर के बारे में बताया कि कुछ जो सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं वो खुद ब खुद सही कर लेते हैं। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे ये आ गया था, क्या एडेनिन के अपोजिट में क्या एडेनिन आ गया, या फिर गुआनिन बोल लीजिए क्या आ गया, तो वो क्या करेगा कि इसको यहाँ से क्या करेगा? रिमूव कर देगा। मतलब खुद ब खुद क्या होगा? टी को ले आएगा। समझ में आया बात? तो ऐसी रिपेयरिंग खुद ब खुद वो कर लेती है। ठीक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोलिए जरा? रेप्लिकेशन। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं जी। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं। तो आइए अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन। क्या देखते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को प्रपोज करने वाले वाटसन एंड क्रिक साहब। कौन है? वाटसन एंड क्रिक साहब। कब? 1953 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये चीज बताया था। इन्होंने हमें बताया था कि भाई रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन्होंने हमें बताया था कि कैसे होता है। उन्होंने बोला था कि जब डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो वो क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद एक उसका पेरेंटल
स्ट्रैंड होता है और वही नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, न्यू सिंथेसाइज वहां पे बनता है, उसको उन्होंने न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बोला। ठीक है, तो वो चीज आप देखिए, जैसे उनके कॉन्सेप्ट पर ये देखिए, डीएनए का स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम, तो यहाँ आया, यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट हो गया। उन्होंने एक स्ट्रैंड जो सेपरेट हुआ यहाँ पे, इसको उन्होंने पेरेंटल स्ट्रैंड बोला, इनको भी पेरेंटल स्ट्रैंड बोला। इसके साथ जो दूसरा बनेगा उसको उसने न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बोला। ठीक है, और उन्होंने बोला ये जो प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। इन्होंने ये चीज तो बता दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया कैसे होता है। इन्होंने लैंग्वेज की फॉर्म में बोला कि it has not escaped out noticed that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for a genetic material। इन्होंने ये लैंग्वेज बोल के चले गए, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया। अब हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेसेल्सन एंड स्टेल, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1958 में हमें प्रूफ करके सारी चीजें बताई थी। ठीक है, उस चीज को हम वहां पे बहुत अच्छी तरीके से भी देखने वाले। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग, कुछ एंजाइम्स के यूज की बात करते हैं हम, सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के यूज की बात करते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको क्या करते हैं, अटैच करवाते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या हो, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बने। ठीक है, कंप्लीमेंट्री के लिए। अब देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ये एक्ट करता है कि कहां से कहां तक, 5 to 3 यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम। कभी भी ये 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं अगर बात करूं डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा कि यहां पर जैसे 5 to 3 है। ठीक है, तो आप बताइए अगर मैं इसका नया बनाऊं तो क्या हो जाएगा, 5 to 3। इसके अपोजिट में अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम आना जरूरी है, 5 to 3 ऑलवेज। इस केस में भी मैं बताऊंगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है भाई, क्या काम है कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड का क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, तो वही चीजें, एक टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो अब आप बोलेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्लियर, देखो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, एक कंटिन्यूअस यहाँ पर स्ट्रैंड बनेगा और हो गया, एक स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि अटैचिंग या फिर ज्वाइनिंग भी बोल सकते हैं, अटैचिंग या फिर ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा। अटैचिंग अटैचिंग या ज्वाइनिंग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, अब डीएनटीपीज क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, अब देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की जगह आप क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की जगह क्या बोल सकते हैं, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आई बात, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। जो ये ट्राइफॉस्फेट यानी डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट, जो इसका फंक्शन क्या है, तो एक्ट एज सबस्ट्रेट। होता क्या है कि जैसे ये यहाँ पे जो एडेनिन थायमिन ग्वानिन जो भी प्रेजेंट है ये इस पर आके जुड़ते हैं, क्या होते हैं, ये इस पे आके जुड़ रहे होते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे डीएनटीपीज प्रेजेंट है, डीएनटीपीज वो सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि सबस्ट्रेट है, तभी तो आके वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक्ट एज सबस्ट्रेट, प्रोवाइड एनर्जी। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, डीएनटीपीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझने से पहले आइए मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ। अब मैंने बोला कि भाई ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये क्या काम करेगा भाई, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और कहाँ से कहाँ तक, 5 to 3 प्राइम। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे नया बनाऊँ तो नया बनाने के लिए हमको एक स्ट्रैंड ड्रॉ करना होगा। मान लीजिए एक स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे बना दी। अब इन्होंने बोला कि भाई ये वाला 3 प्राइम है तो ऑब्वियसली ये वाला 5 प्राइम हमें देना होगा, क्योंकि एक अपोजिट फॉर्म में हमें देना होगा, है ना, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे हमें क्या, 3 देना होगा। इतनी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक 3 प्राइम है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, 5, और यहाँ पे क्या होगा, 3, तो यहाँ पे अपोजिट में क्या होगा, 5। समझ में आई बात। अब सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट है, यहाँ पर थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन प्रेजेंट है।
क्लियर, समझ रहे हैं। तो अब होगा क्या कि भाई डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि यहाँ जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, है ना, तो वो सबको क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड नहीं सॉरी नाइट्रोजनस बेसेस, उसको क्या करेगा यहाँ पे अटैच करेगा। क्या करेगा, अटैच करेगा। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ साइटोसिन है तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, गुआनिन। यहाँ पर मान लीजिए एडेनिन है, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, थायमिन। यहाँ पर मान लीजिए थायमिन है, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, एडेनिन, सॉरी यहाँ एडेनिन, फिर इसकी जगह जी है साइटोसिन, फिर यहाँ पे साइटोसिन है गुआनिन, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन। समझ में आई बात। तो इस टाइप से क्या होगा, एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो रही, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये कंटिन्यूअसली हो रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड, कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड। इतनी चीजें क्लियर है भाई। क्या काम किया हमने इसमें, एक पेरेंटल स्ट्रैंड था और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो पॉलीमरेज एंजाइम था उसने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते गए उन्होंने, और उसके बाद एक न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हमें देखने को मिल गया। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इस स्ट्रैंड पर, ये तो 3 to 5 प्राइम है और अभी आपने बोला कि 5 to 3 प्राइम बनना है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे क्या हो गया ये, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात, अभी मैंने आपको क्या बोला कि 5 to 3 प्राइम होना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम है उसका एंड और वहीं से 5 प्राइम, ऐसा है? ये तो गलत है ना। मैंने आपको बता रखा है अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, और अगर ये 3 प्राइम है यहाँ पर 5 प्राइम है तो ये वाला 3 प्राइम। समझ में आई बात। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 नहीं आएगा, ऑब्वियसली एंटी पैरेलल होगा एक दूसरे के। तो यहाँ तो ऐसा वाला प्रॉब्लम दूर होएगा नहीं भाई, यहाँ तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि भाई होना तो 5 to 3 ही है, होना तो 5 to 3 है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होना होगा, 3, और यहाँ पर क्या होना होगा, 5 होना होगा ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यूअसली तो नहीं हो सकता, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर कुछ प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ते हैं बच्चों, प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं, कुछ प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं, कुछ प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं। ये देखो कुछ प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड को, किसमें, इन फ्रंट ऑफ प्राइमर्स। ये प्राइमर्स क्या होते हैं, ये स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये, स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे पॉलीमरेज की मदद से क्या आ रहा है, प्राइमर से यहाँ आके जुड़े जा रहे हैं। देखो प्राइमर से आके जुड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन में क्या होता है, न्यूली स्ट्रैंड का सिंथेसाइज होता है, न्यूली स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जहां पर प्राइम प्रेजेंट होता है उसी के सामने में ही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज जोड़ पाता है। तो मतलब जैसे यहाँ पर प्राइमर नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो एक आपको लग रहा है खाली खाली स्पेस सा लग रहा है कि नहीं लग रहा, जी बिल्कुल खाली खाली सा स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसीलिए बच्चों इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसमें जहां पर प्राइमर्स प्रेजेंट होता है, जहां पर स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, वहीं पर पॉलीमरेज क्या काम करता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। और जहां पे नहीं है तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट हमें खाली खाली लगेगा कि नहीं लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। तो अब क्या होता है कि ये जो स्ट्रैंड है जो कि आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, इसके अटैचमेंट के लिए एक एंजाइम है, उसका नाम है लाइगेज। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए। समझ आए। तो लाइगेज की मदद से क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हो जाता है। समझ में आई बात। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब एक चीज यूं समझिए, जो स्ट्रैंड यहाँ पे डबल था वो जो सेपरेट हुआ, क्या वो खुद ब खुद सेपरेट हुआ, नहीं, विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम।
हेलिकेज एंजाइम क्या काम किया कि दो पेरेंटल स्ट्रैंड में सेपरेट क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया अलग अलग। फिर जाकर के इधर क्या था कि उसके अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री जीन जुड़ता गया और उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता गया, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही टर्म को उन्होंने क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आई बात? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इतनी चीजें क्लियर है। अब आज मैं ये बोल रहा हूं कि क्या जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सब चीज ऐसा ही होगा रेप्लिकेशन? जी, जितने भी यूकैरियोट के केस में है उस सब में आपको नॉर्मली ऐसा ही देखने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट के केस में एस फेज में होता है और प्रोकैरियोट के केस में प्रायर टू फिजन, है ना, जो ORI रीजन होता है वहां पे देखने को हमें मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? ये सारी चीजें आप ये याद रखेंगे कि जो एक स्ट्रैंड है उसमें जो कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड उसको हम बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस उसको बोलते हैं कि जो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में होना था वो नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने के लिए हमें वहां पर कुछ प्राइम्स क्या होता है मिलता है, प्राइमर से प्रेजेंट होता है। वो प्राइमर से हम क्या होता है कि स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में। समझ में आया? तो वहां पर जहां पर प्राइमर से प्रेजेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज अब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। क्लियर है? अब डीएनए पॉलीमरेज जोड़ा, अब जाहिर सी बात है जहां पर प्राइमर है वहीं पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा डीएनए पॉलीमरेज ने, और जहां पर नहीं है वहां पर नहीं जोड़ा, तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हमें दिखता है। तो ऐसे ही स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, अब याद रखिए, अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि आपको यहां पे जो फ्रेगमेंट दिख रहा है आपको नहीं लगेगा ऐसा ये वाला अलग फ्रेगमेंट है, ये वाला अलग फ्रेगमेंट है, ये वाला अलग फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट को हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, अब मैंने ये भी बोल दिया कि जो ये डिस्कंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड था आपका, ये फ्रेगमेंट था, ये अब किसकी मदद से जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का एक्शन देखिए, पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा था कंटिन्यूअसली। समझ में आया? पॉलीमराइजेशन क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लैगेज एंजाइम क्या है, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड फ्रेगमेंट हमें फॉर्मेशन हुआ था, डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट, उसको जोड़ने का काम करेगा। क्लियर है? लैगेज एंजाइम। DNTPS क्या है भाई, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। न्यूक्लियोटाइड में आप एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन सब ले सकते हैं। फंक्शन क्या है इसका, एक्ट एज सबस्ट्रेट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये सारी चीजें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पर जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, जाके जुड़ेंगे, है ना, अपोजिट में, और जाकर के एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको क्या, डबल स्ट्रैंड आपको देखने को मिल जाएगा, एक पेरेंटल और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड फॉर्म। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो 50% थे वो 50% जो प्रेजेंट था वो पेरेंटल फॉर्म का था और 50% न्यू का जो बना, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया उसको, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब वो चीज कैसे, उसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट है, उनका नाम था मिचेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। 1958 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब इस चीज को समझने के लिए आपका बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया। अब देखो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, उन्होंने एक फ्रेश ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए नॉर्मल, इस चीज को समझने से पहले आपको एक नॉलेज और मैं बता दूं, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है कि नहीं, और एटॉमिक मास कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि N14 और 7, और हेवी जो आइसोटोप नाइट्रोजन होता है, आइसोटोप नाइट्रोजन
आइसोटोप नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मतलब कि ये देखो N15 एटॉमिक मास और 7, ये आइसोटोप नाइट्रोजन है। तो इस वाले आइसोटोप नाइट्रोजन को हम लोग हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन बोलते हैं, हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन। समझ में आई बात? ये वाले को हम लोग नॉर्मल नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला कि हमने एक नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, क्या लिया, नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया। तो भाई नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया यानी उसके स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो कौन सा नाइट्रोजन होगा, N14 वाला। कौन सा होगा, N14 वाला। तो भाई इन्होंने क्या किया, एक ई कोलाई लिया और उसका डीएनए जो है वो कैसा है, N14 नाइट्रोजन डीएनए, नॉर्मल है, इसमें अभी कुछ नहीं किया उन्होंने। जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, जो नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया में था, इनका इसमें भी कोई रोल नहीं है, उनको उन्होंने डायरेक्ट कलेक्ट किया। क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, कौन सा, N14 नाइट्रोजन डीएनए को, ठीक है। अब इसको उन्होंने ग्रो करवाया एक मीडियम में, वो कौन सा, N15 अमोनियम क्लोराइड, N15 यानी हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आई बात, क्या, N15 NH4Cl, ये मीडियम में उन्होंने इसको ग्रो करवाया। टू मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन के लिए, मैं आपको बोल सकता हूं कि हर 20 मिनट में ये एक जनरेशन का फॉर्मेशन करता है। अब सोचो कितनी जनरेशन के लिए इन्होंने ग्रो करवाया होगा। तो ग्रो जो करवाया और आगे की जो जनरेशन थी इसमें उसको जितने भी ई कोलाई मिले वो सब कितने थे, N15 नाइट्रोजन डीएनए, N15 कंटेनिंग डीएनए वाले बैक्टीरिया मिले। लिया क्या था, N14 डीएनए कंटेनिंग वाले बैक्टीरिया, उनको ग्रो करवाया N15 सोडियम क्लोराइड। तो आगे चल के उनको कई जनरेशन जो दिखी, उस जनरेशन में सब के सब कैसे मिले, N15 कंटेनिंग डीएनए ई कोलाई बैक्टीरिया। क्लियर? अब क्या किया, इतना सा तो उनको पता था, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया उसको मिला था N15 वाला डीएनए वाला, उसको उन्होंने ग्रो करवाया फिर एक मीडियम में, वो था N14 अमोनियम क्लोराइड मीडियम में, N14 में, ठीक है। N14 मीडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में इन्होंने ग्रो करवाया। तो आफ्टर 20 मिनट इन्होंने एक जनरेशन को ऑब्जर्व किया। अब ये क्या कर रहे हैं, मेनी जनरेशन नहीं कर रहे हैं, एक दो जनरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन्होंने इसको जो ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि जनरेशन फर्स्ट में कुछ उसको चेंज देखने को मिला, ठीक है। अभी वो क्या था हम उसमें नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो N यानी 15 वाला जो अमोनियम क्लोराइड मीडियम लिया, उसमें उन्होंने ग्रो करवाया। ये एक हमें जनरेशन मिला, इसको हमने नाम दिया G1, ठीक है। फिर हमने इसको 20 मिनट और ग्रो करवाया इसी मीडियम में। 20 मिनट के बाद हमने इसको बोल दिया G2। ये अभी अननोन है कि इसका डीएनए कैसा है, अननोन डीएनए, इसका भी अननोन डीएनए है, ठीक है। अभी हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्या, इसको तो पढ़ लिए थे क्योंकि 14 वाला था, हमने N15 अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करवाया। मेनी जनरेशन में सबके सब N15 नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो हम कर रहे हैं, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। इतना चीज दिमाग में बैठा गया कि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। ये जनरेशन फर्स्ट है 20 मिनट के बाद, ये जनरेशन सेकंड है 40 मिनट के बाद। इतनी चीजें क्लियर है। अब इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने एक मशीन का यूज किया। उस मशीन को उन्होंने बोला सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो नो सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज्ड। अब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल मशीन को यूज किया, जिसमें बहुत हाईली स्पीड में घुमाया जाता है। इस मशीन के अंदर जो उन्होंने सॉल्यूशन लिया, वो सॉल्यूशन था किसका, सीजियम क्लोराइड का। किसका, सीजियम क्लोराइड, बेस्ड ऑन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, इन्होंने ये लिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, सेंट्रीफ्यूज मशीन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इन्होंने इसमें लिया, इसको जो नहीं पता है उसी तो लेंगे, G1 वाले को, G1 वाले को इसमें लिया और बहुत मिक्स किया, जम के मिक्स किया। तो कुछ देर के बाद जब इन्होंने अब्जॉर्ब किया यूवी रे के थ्रू, जब इन्होंने अब्जॉर्ब किया यूवी रे के थ्रू, तो इन्होंने क्या देखा, हर जगह तो लाइट पास हो जा रहा है, लेकिन इस जगह में लाइट पास नहीं हो पा रही।
ठीक है। तो उन्होंने G1 के केस में क्या बोला कि भाई जो बीच में, मशीन के बीच में ये पोर्शन उसको दिखा, तो इसीलिए बोल दिया कि भाई यहां पर क्या है, हाइब्रिड डीएनए है, यानी एक स्ट्रैंड इसमें N15 है और एक स्ट्रैंड इसमें N14 है। नेक्स्ट केस में जब इन्होंने फिर इसी मशीन में G2 को जब इन्होंने खूब रोल किया, घुमाया जम के, तो इनको जो बाद में ऑब्जर्वेशन दिखा वो ये दिखा कि इसमें, इस मशीन में कि कुछ पोर्शन यानी लाइट जो उन्होंने पास किया, तो इनको ये दिखा कि कहीं कहीं तो लाइट पूरे पास हो जा रही है और कहीं पर लाइट पास नहीं हो पा रही। तो इनको दिखा कि एक बीच वाले रीजन में जो कि हाइब्रिड प्रेजेंट था, वो तो हाइब्रिड हमें मिला, और एक ऊपर रीजन में, ट्यूब के ऊपर रीजन में, मतलब कि N14 वाला जो लाइट था, तो हेवी तो था नहीं कि नीचे आता, हेवी तो एक यही कंडीशन है। इस कंडीशन में कैसा हो गया होगा, इस कंडीशन में यहां आ गया होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये हेवी है, N15 है। अगर लाइट की बात करें तो ऊपर रहेगा मशीन में, है ना। जैसा हम जानते हैं ये एक ऐसा मशीन है जिसमें हेवी पार्ट हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको नीचे कर देता है, और जिसका डेंसिटी कम है उसको ऊपर। तो इसीलिए हमने वहां पर भी बोला था, किसमें, हर्शे एंड चेस वाले एक्सपेरिमेंट में, वहां पर बैक्टीरिया का वेट ज्यादा था एज कंपेयर वायरस, तो बैक्टीरिया नीचे सेडिमेंट हो गया था और वायरस क्या था, सुपरनेटेंट था। क्लियर है। तो यहां अगर बीच में है तो हम जान रहे भाई बीच वाला प्रोडक्ट बन रहा है, हाइब्रिड वाला, है ना, यानी दोनों का मिक्सिंग है इसमें। क्लियर। तो यहां पर जब देखा उन्होंने तो हाइब्रिड भी दिखा, यानी बीच वाला जो डीएनए था वो हाइब्रिड था, N15 और 14 दोनों था, और ऊपर वाला देखा इसमें N14 ही 14 था। तो अब उस चीज को समझने के लिए अब यहां पे आइए, देखो तीन चीज, एक्सपेरिमेंट तो उनका ये था, ऑब्जर्वेशन उनका ये था। अब जो मैं असल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, क्या किया उन्होंने, दो स्ट्रैंड लिया, दोनों के दोनों क्या है भाई, N15 कंटेनिंग डीएनए, नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग डीएनए, यानी हेवी आइसोटोप। क्लियर। लिया, दोनों के दोनों N15 है। क्लियर। अब होगा क्या भाई, सेपरेट होगा, सेपरेट होगा, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, सेपरेट हुआ, है ना। सेपरेट होने के बाद उनको क्या देखा कि एक तो 15 आ गया, सेपरेट हो गया। नेक्स्ट जो बनेगा, क्योंकि मीडियम इसको क्या दिया था उसने, N14, क्या मीडियम दिया था, N14, यानी कि N14 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रैंड बना ये क्या बना, N14, और ये भी नया जो न्यूली सिंथेसाइज है ये क्या बना, N14। क्लियर। अब इसमें फिर क्या होगा, सेपरेशन, ये देखो ये इधर सेपरेट हुआ, ये इधर सेपरेट हुआ, है ना। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी क्या है भाई, N14 यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। इस केस में ये सेपरेट हो गया और इस केस में ये सेपरेट हो गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी न्यूली सिंथेसाइज जो बनेगा वो क्या बनेगा, N14 और N14। इस केस में भी सेपरेट हुआ तो सेम एज इट इज बनेगा। तो ये जो लास्ट में इनको दिखा जनरेशन 2 में, जनरेशन 1 में तो उनको ये दिखा दोनों के दोनों हाइब्रिड थे, यानी बीच में प्रेजेंट था। लेकिन जनरेशन 2 में क्या देखा कि हाइब्रिड भी और लाइट भी, यानी N14 नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए भी दिखा। तो उस चीज की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, मतलब इसमें जो है बेटा वो N14 भी है और उसके बाद N15 भी है। क्यों, क्योंकि याद कीजिए मैंने ब्लैक को दिखाया था, किससे, N15 वाले को ब्लैक से दिखाया है हर स्ट्रैंड को। यहां पर भी ये N15 है, मैंने ब्लैक मार्कर से दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी N15 है, ब्लैक मार्कर से दिखा हुआ है। यहाँ पर भी N15 है, ब्लैक मार्कर से दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी N15 है, ब्लैक मार्कर से दिखाया हुआ है। और यहाँ पर जो ये ग्रीन मार्कर से जो मैंने दिखाया हुआ है ये क्या है, N14 है। तो ये भी N14 है, यहाँ सबके सब N14 है। तो जो हमारा ब्लैक और ग्रीन का मिक्सिंग यहाँ पे आपको दिखाता है ये क्या है, हाइब्रिड है। मतलब इसमें एक स्ट्रैंड N14 है और एक स्ट्रैंड N15 है। क्लियर। अब नेक्स्ट ये वाला जो जनरेशन 2 में गया, मीडियम भी था और ये ऐसे दोनों के दोनों बने, यानी एक तो यहां से और एक यहाँ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बना। सेम केस इसमें भी, सेम केस। ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों, ये क्या दिखा हमें, N14 कंटेनिंग डीएनए। ठीक है।
और ये भी हमें क्या दिखा, N15, इसको N15 नहीं, हाइब्रिड बोलो भाई, हाइब्रिड डीएनए, मतलब N14 भी और N15 भी। ठीक है, इस केस में हमें ये देखने को मिला। प्रूफ हो गया कि जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक्सपेरिमेंटली इकोलाई को यूज करके मिचेल्सन और स्टाइल ने प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस केस में दो हाइब्रिड दिख रहे हैं और दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, लाइट वाले डीएनए आपको यहां पे दिख रहे हैं, यानी N14 वाले आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो पता ये चला कि जो प्रॉपर्टीज थी वो हाफ किस में है, हाइब्रिड के कंडीशन में है, और हाफ किसके केस में है, बोलिए जरा, N14 वाले के केस में। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में। तो इतनी चीजें क्लियर है। तो शायद कि आज आपको मिचेल्सन और स्टाइल का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। मिचेल्सन और स्टाइल के एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं था, बस ये जो वाटसन और क्रिक साहब ने बताया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये चीज का उसमें एक्सप्लेनेशन था और कुछ भी नहीं था। क्या क्या उन्होंने, फिर से एक बार सुनिए कि भाई उन्होंने इकोलाई फ्रेश बैक्टीरिया लिया, नॉर्मल बैक्टीरिया लिया, एनवायरनमेंट से उठाया, यानी N14 नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए वाला बैक्टीरिया, ग्रो करवाया N15 वाले में, सारे के सारे कई जनरेशन बाद N15 दिखे। फिर ये N15 वाले को, जो कि हेवी आइसोटोप है, हम इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन, इसको N14 यानी N14 अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो करवाया। एक जनरेशन दिखा, दूसरा जनरेशन दिखा। ये दोनों जनरेशन को उन्होंने ऑब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इस मशीन में उन्होंने किसका मदद लिया था, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट डेंसिटी का, समझे, डेंसिटी ग्रेडियंट का। उन्होंने जब ऑब्जॉर्ब किया तो जीवन में क्या देखा कि जो ये पार्ट था डीएनए वाला पार्ट, वो इस मशीन में बीच में आ रहा है। मतलब ये हाइब्रिड कंडीशन में इसमें N14 और 15 दोनों है। अगर सिर्फ N15 होता तो वो नीचे आता, और अगर सिर्फ N14 होता तो वो ऊपर जाता। फिर G2 को इन्होंने इसी मशीन में डाला, ऑब्जॉर्ब किया, तो G2 में इन्होंने क्या देखा कि जो बीच में एक पार्ट आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है, यानी हेवी वाला पोर्शन इसमें नहीं दिखा। तो इस केस में उन्होंने बोला कि ये वाला N14 हमें दिख रहा है और ये वाला हाइब्रिड दिख रहा है। तो आधा क्या दिखा उनको, N14 वाला केस बैक्टीरिया, और आधा क्या दिखा उनको, N15 यानी हाइब्रिड वाला केस। इसीलिए इन्होंने बोल दिया सेमी कंजर्वेटिव प्रूव्ड। समझ में आई बात, क्लियर। वो यहाँ पे भी हम स्ट्रैंड के थ्रू बताए हुए हैं। ब्लैक वाले को हमने N15 दिखाया हर जगह और ग्रीन वाले को हमने N14 दिखाया हुआ। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। इतनी चीजें क्लियर है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।